हाय, माय नेम इज शेख अब्दुल्ला, बिजनेस कंसल्टेंट एंड एडवाइजर एट Flippers.pk। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट अ रिटेल बिजनेस इन पाकिस्तान। एक रिटेल सेगमेंट का बिजनेस, बेशक वो एक ग्रोसरी स्टोर है, रेस्टोरेंट है या कोई एक जिम है, वो किस तरह से स्टार्ट किया जाता है, उसके लिए किन चीज़ों का देखना ज़रूरी है। तो आज हम कुछ ऐसे 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जिनके ऊपर रिटेल बिजनेस का डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा और वो कितना अच्छा चलेगा या नहीं चलेगा, उसका रिस्पांस मार्केट में कैसा आएगा। तो आज इन हम 7 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। तो जो उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट है वो है लोकेशन। कि जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उस बिजनेस की लोकेशन डिसाइड करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपकी जो भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रही हैं उसके लिए लोकेशन कैसी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि आपने एक जिम स्टार्ट करना है, कैटेगरी कौन सी अब आपने चूज करनी है। आपने अपने माइंड में जो बिजनेस कॉन्सेप्ट है वो किस कैटेगरी की है। अब जिम आपके पास जो है वो मार्केट में हर तरह के जिम अवेलेबल होंगे। आपके पास ऐसे भी जिम जो होंगे जो पर मंथ जो है वो 1000 रुपीज चार्जेस लेते हो, सर्विस चार्जेस, और ऐसे भी जिम हैं जो 25,000 पर मंथ लेते होंगे। तो आपने वो डिसाइड करना है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट बजट को देखते हुए आप किस टाइप का, किस लेवल का जिम बनाने जा रहे हैं। आप जिस कैटेगरी का, जिस लेवल का जिम बनाने जा रहे हैं, आप उसी टाइप की लोकेशन सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह अगर आप रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं तो रेस्टोरेंट में आपने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपकी कुजीन क्या देने जा रहे हैं, आप किस प्राइस लेवल पे जा रहे हैं, आपकी जो रेनोवेशन होगी, आपकी जो कटलरी होगी वो किस लेवल की होगी। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप अपनी लोकेशन का फैसला करेंगे। इसी तरह अगर आपने कोई ग्रोसरी स्टोर खोलना है या अगर आपने कोई भी रिटेल का सेगमेंट है, मोबाइल एसेसरी शॉप है, मोबाइल शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है या कोई भी ऐसा बिजनेस है, तो आपने लोकेशन देखनी है, उसके अकॉर्डिंगली आपने अपने बिजनेस को डिसाइड करना है। और लोकेशन डिसाइड करने के लिए या इन 7 पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट डिसाइड करने से पहले आपको अपना बजट पता होना चाहिए कि आपके पास बजट कितना है। उसमें बजट में से आपने रेनोवेशन पे कितना देना है, आप रेंट कितना अफोर्ड आपका बिजनेस कर सकेगा, और उसके अलावा आपकी जो इन्वेंट्री है या जो भी बिजनेस की इक्विपमेंट्स हैं या जो भी आपकी इन्वेंट्री है वो कितने की आएगी। तो ये सारा आपने बिजनेस प्लान आपने पहले से डिसाइड करना है। देन उसी के साथ आप इंटीग्रेट करेंगे तो आप लोकेशन और बाकी चीज़ों को अच्छे से फाइनलाइज कर पाएंगे। इसी तरह अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें जो कि है ऑडियंस, लोकेशन और ऑडियंस, ये दोनों बिल्कुल रेलिवेंट पॉइंट्स हैं एक दूसरे के साथ। कि जिस तरह की आपकी लोकेशन होगी उसी तरह की आपकी ऑडियंस होगी। फॉर एग्जांपल, हम लोग बेस करते हैं इस्लामाबाद में, तो अगर इस्लामाबाद की हम एग्जांपल ले लेते हैं, इस्लामाबाद क्योंकि एक ऐसा सिटी है जिसमें डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट एरियाज हैं जहाँ पे आप डिफरेंट कैटेगरीज के लोग जो हैं वो वहाँ पे पाए जाते हैं। लाइक अगर हम बात करें F सीरीज़ की, F सेक्टर जो है F6, F7, F8, F11, तो ये सारे पोर्श एरियाज हैं। या इसी तरह अगर E11 की बात करें, D12 की बात करें, वो इस वक्त इस्लामाबाद के पोर्श एरिया बन चुके हुए हैं। वहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोग रिहायशी है और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बहुत ही हाई है, और वो वहाँ पे प्रीमियम लोग रहते हैं जो प्रीमियम सर्विस यूज़ करना चाहते हैं। इसी तरह अगर अब I8 की बात करें तो I8 में भी रिहायशी इलाका उतना ज़्यादा पोर्श एरिया बेशक नहीं है, लेकिन उनका जो कमर्शियल एरिया है वो इस वक्त वन ऑफ द मोस्ट प्राइम लोकेशन बन चुका है इस्लामाबाद की, जहाँ पे इस वक्त जो आपको जगह या तो मिलती नहीं है या जो जगह मिलती है वो 1000 रुपये से स्क्वायर फीट से लेके 1500 रुपये स्क्वायर फीट तक पर मंथ रेंट पे मिलती है आपको। अगर आपने एक बहुत मिनिमम सा बिजनेस भी स्टार्ट करना है, अगर आपको 1000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए तो वहाँ पे जो रेंट है वो ऑलमोस्ट 10 लाख रुपया है। तो आपने ये चीज़ें भी देखनी है कि आपका बिजनेस किस तरह की ऑडियंस में डील करने जा रहा है। इसी तरह अगर आप बात करें, इधर PWD के सेक्टर्स आ जाते हैं, उसके साथ कोरंग टाउन है, पाकिस्तान टाउन, स्वां गार्डन्स, नेवल इंक्वेरी, जिना गार्डन, गोरी टाउन, फजाइया कॉलोनी, तो ये सारे वो एरियाज हैं जहाँ पे मिडिल क्लास लोग रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई एंड लोग नहीं रहते। जैसे इससे आगे आए तो देन हमारे पास DHA2 आ जाता है, DHA3 है, यहाँ पे अगेन पोर्श एरिया स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने अपनी लोकेशन और बजट को देखते हुए आपने ये चीज़ डिसाइड करनी है कि आपकी ऑडियंस कौन सी होने वाली है, किस ऑडियंस के साथ आप डील करने वाले हैं। अगर आपने इससे पहले कभी भी बिजनेस में कभी किसी पोर्श एरिया में डील नहीं किया हुआ या अच्छी ऑडियंस को डील नहीं किया हुआ तो देन आपके लिए मे बी वो डिफ़िकल्टी हो सकती है। अगर इसी तरह अगर आपने हमेशा पहले पोर्श एरिया में डील किया हुआ है और मिडिल क्लास लोगों के साथ आपने पहले डील नहीं किया हुआ तो आपके लिए वहाँ पे आके मुश्किल हो सकती है। तो आपने अपने कॉन्सेप्ट माइंडसेट को देखते हुए आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। देन इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आ जाता है वो है कंपटीशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जगह डिसाइड कर ली, आपने सोचा कि PWD इस वक्त बहुत इमर्जिंग मार्केट जा रही है रेस्टोरेंट्स के लिए, तो मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। अब आपने वहाँ पे रेस्टोरेंट खोलने के लिए जगह ले ली, वहाँ पे काम स्टार्ट कर लिया। अब आपने हाल ही ये नहीं है कि जगह मिल गई और आपने काम स्टार्ट कर दिया, आपने ये देखना है कि आपके साथ वहाँ पे कंपटीशन कैसा है,
किस लोगों के साथ आपका कंपटीशन है। फॉर एग्जांपल इस वक्त PWD में सेवर आ चुका हुआ है, चीज़ीएस वहाँ पे है, अल-कैफ पिज़्ज़ा है, रेंचर्स है, KFC है, इस तरह के सारे जो ब्रांड्स हैं वो वहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है। जलाल सन्स आ चुका है, तहजीब वहाँ पे है, आइसक्रीम के ब्रांड्स भी हैं वहाँ पे। तो किस टाइप की कुजीन आप लॉन्च करने जा रहे हैं। चाइनीज कैटेगरी में भी बात करें तो वहाँ पे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल हैं, देसी में भी अवेलेबल है, कॉन्टिनेंटल में अवेलेबल अभी उस तरह से नहीं है। तो आपने अपनी ऑडियंस देखनी है। कॉन्टिनेंटल में क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि वहाँ की जो ऑडियंस है उसके पास एक्सेस जो है वो DH2 की भी है, बैरियर टाउन की भी है, तो कॉन्टिनेंटल के लिए वो लोग वहाँ चले जाते हैं। क्योंकि थोड़ा सा ट्रैवल भी जो है, जब भी फैमिली या कोई भी आउटिंग का प्लान बने तो अपने एरिया से थोड़ा सा दूर का प्लान बनाया जाता है। फास्ट फूड आप जो होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं, तो अगर तो आप फास्ट फूड के लिए एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं देन PWD इज़ एन आइडियल प्लेस। लेकिन अगर आप कॉन्टिनेंटल के लिए कर रहे हैं तो मे बी PWD उतनी आइडियल लोकेशन ना हो। या अगर पाकिस्तानी कुजीन की भी बात करें तो उसके लिए स्पेस आपको ज़्यादा बड़ी चाहिए होती है, तो मे बी PWD में इतनी बड़ी लोकेशन आपको ना मिल पाए। तो ये सारी चीज़ें आपने, और फिर आपने कंपटीशन देखना है कि फॉर एग्जांपल आपने फास्ट फूड सेलेक्ट किया तो फास्ट फूड में आपके कंपेटिटर्स आपके एरिया में सराउंडिंग्स में कौन कौन बैठा हुआ है। अगर एक कस्टमर ने होम डिलीवरी मंगवानी है तो उसकी एक्सेस में आपके साथ आपका कंपेटिटर और कौन कौन है, उन सब की मेन्यू, उन सब की प्राइसिंग, उन सब की सर्विस, उन सब की क्वालिटी को देखते हुए आप अपनी चीज़ों को लॉन्च करना है। इसी तरह अगर आपका कोई और बिजनेस है, फॉर एग्जांपल जिम का बिजनेस है, हेयर सलून है, कोई भी ऐसा बिजनेस है, तो आपने ये देखना है कि उस एरिया में रेजिडेंशियल अवाम कितनी है। रेजिडेंशियल पॉपुलेशन को देखते हुए देन आपने उन चीज़ों को डिसाइड करना है कि आपने किस लेवल का जो है आपने जिम बनाना है, जिम की कैपेसिटी कितनी रखनी है, उस एरिया में जो पहले जिम है या नहीं है, अगर है तो वो किस लेवल के हैं, किस क्राइटेरिया के। अगर फॉर एग्जांपल एक एरिया ऐसा है जहाँ पे पहले जिम जो है वो 4 जिम है, जो चारों जिम 2000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं, या एक जिम 1500 रुपये पर मंथ ले रहा है, तो अब आप वहाँ पे उस एरिया में जाके ऐसा जिम, अच्छा हाईफाई जिम बना देते हैं जहाँ पे इंपोर्टेड मशीनरी सारी लेके आती हैं, एयर कंडीशन ऑन करते हैं, और आप अपनी फीस रख लेते हैं 10,000 रुपीज़ पर मंथ। तो अब उसमें 2 ऑप्शन हैं। एक तो ये हो सकता है कि आपके पास जो ऑडियंस है वो सारी आपके पास आ जाए, कि वो वाली ऑडियंस उस जिम से पहले से तंग आ चुकी हुई है तो अब आपके पास आ जाए। या एक ये भी ऑप्शन हो सकता है आपके पास कोई भी ना आए क्योंकि वो सारे अफोर्डिंग ही नहीं है। तो ये चीज़, ये एनालिसिस आपने पहले ही करना है अपनी चीज़ों को डिसाइड करने से कि उस एरिया की जो पॉपुलेशन है वो कितना अफोर्ड कर सकती है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आपने अपनी जो कंपटीशन है उसको देखते हुए आपने अपनी लोकेशन और आपने उसके बाद अपनी जो ऑडियंस है उसको डिसाइड करना है। देन इसके बाद आ जाती है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। अब आपने कंपटीशन भी देख लिया, आपने लोकेशन भी डिसाइड कर ली, ऑडियंस का भी डिसाइड हो गया। अब आपने कोई 1 2 3 जगह जो है वो उस एरिया में फाइनलाइज कर ली, तो देन उसके बाद आपने बनानी है उसकी फिजिबिलिटी। अब फिजिबिलिटी में आपने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। सबसे पहले उसके ऑपरेशनल एक्सपेंस काउंट करने हैं। ऑपरेशनल एक्सपेंस के बीच में आपने उसका रेंट काउंट करना है, उसके यूटिलिटीज अकाउंट करनी है, उसकी सैलरीज अकाउंट करनी है, जो भी उसके बीच में आपने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं। ये 3 चीज़ें आपकी मेन आ जाती हैं ऑपरेशनल एक्सपेंस के बीच में। देन इसके अलावा बिजनेस टू बिजनेस वेरी करती हैं। देन आपने इसके बाद आपने अपनी एक एस्टिमेटेड जो है रेवेन्यू कॉस्ट देखनी है कि आपके पास कितनी रेवेन्यू आ रही है, उसमें कॉस्ट ऑफ सर्विस या कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है। देन आपने ऑपरेशनल एक्सपेंस को माइनस करना है और आपने अपना एक एस्टिमेटेड प्रॉफिट रेशो निकालनी है। और एक आपके पास उसी के पॉइंट से आप जब अपनी फिजिबिलिटी रेडी करती है तो आपके पास एक ऐसा पॉइंट जो ब्रेक इवन पॉइंट जिसको कहा जाता है कि आपके बिजनेस में मिनिमम इतना रेवेन्यू हो, इतने ऑपरेशनल एक्सपेंस हो, तो आपका जो ऑपरेशनल एक्सपेंस है वो पूरा होता है। तो उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे ना आपको कुछ लॉस हो रहा है ना आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप जीरो पे हैं, तो वो ब्रेक इवन पॉइंट है। तो उस ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है आपको अपने बिजनेस के बीच में कि ऐसे क्या रेवेन्यू पॉइंट चाहिए आपको कि जब अगर ये हिट करेंगे तो आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट हासिल कर लेंगे। जब आपने वो डिसाइड कर लेना है तो देन उसी के साथ आपने अपनी प्राइसिंग जो है वो बड़ा मेजर पॉइंट है कि आपने अपनी प्राइसिंग कैसे हैंडल करनी है, कि आपकी जो कंपटीशन है उसको देखते हुए आपने अपनी प्राइसिंग का कैसे हैंडल करना है कि आपके ऑपरेशनल एक्सपेंस भी आए, आपका प्रॉफिट भी बने और मार्केट का कंपटीशन भी बरकरार रहे और आपके पास जो ऑडियंस का हो, आपकी या तो सर्विस यूनिक होनी चाहिए या उस सर्विस के बीच में कोई ऐसे चीज़ें होनी चाहिए जिनकी बेस पे आप जो है वो रेवेन्यू या जो आपकी चार्जेस हैं वो बेशक थोड़ा सा ज़्यादा भी ले लें, लेकिन अगर आपकी सर्विस अगर अच्छी है तो देन आप अपने चार्जेस जो है वो ज़्यादा की तरफ भी रख सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस एरिया में कंपटीशन कैसा है, ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा होता है, आपको आपकी मार्केटिंग जो लॉन्चिंग कैंपेन है आपकी वो कैसी होती है। देन इसके बाद एक पॉइंट आ जाता है लॉन्चिंग कैंपेन। बहुत सारे बिजनेस का डिसाइड पहले दिन हो जाता है कि उसने चलना है या नहीं चलना, सक्सेसफुल हो सकेगा या नहीं हो सकेगा।
अगर तो उसने का लॉन्च अगर ऐसा उसने अपने बिजनेस को कर लिया तो सक्सेसफुली लॉन्च किया तो वो बिजनेस चल सकेगा। कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जिन्होंने लॉन्च तो बहुत बड़ा इवेंट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो अपनी सर्विस को, अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं रख पाते, जिसकी वजह से वो बंद करना पड़ता है उनको बिजनेस। अगर उसने लॉन्च इवेंट अच्छा किया और अपनी सर्विस या क्वालिटी को मेंटेन रखा तो उस बिजनेस को कभी भी कोई भी बंद नहीं कर सकता। वो बिजनेस हमेशा सक्सेसफुल रहेगा और अच्छा प्रॉफिट बनाता रहेगा। अगर उसने अपनी क्वालिटी को, जो पहले दिन क्वालिटी दी है वही लोगों को जो पसंद आई है, जिसकी वजह से लोगों ने उसके पास आना स्टार्ट किया है, वही क्वालिटी अगर वो मेंटेन करके आगे भी देता रहेगा तो ये आपके पास प्राइसिंग और आपकी जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो आ जाती है। देन इसके बाद आ जाता है जिसकी बेस पे आपका बिजनेस जो है वो ग्रो करता है, वो है प्रॉफिटेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी। आपका बिजनेस के बीच में क्या दम है, उस बिजनेस को स्केल की तरह किया जा सकता है। आपके बिजनेस में पोटेंशियल है भी है स्केल होने का या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपके अकेले बंदे हैं जो कि आपने अपना एक रिटेल का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुकिंग अच्छी आती है, आपने रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लिया, या आप बार्बर अच्छे हैं तो आपने सलून शॉप खोल ली, आप मोबाइल मैकेनिक्स हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स से मैकेनिक हैं तो आपने एक अपनी आउटलेट खोल ली जहाँ पे आप अपने गैजेट्स को रिपेयर करते हैं। तो उसको बिजनेस को स्केल कैसे किया जा सकता है। आप सुबह से लेकर शाम तक वहाँ पे मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, या रेस्टोरेंट में खाने बना रहे हैं, या सलून पे आप कटिंग कर रहे हैं, आपकी स्केलेबिलिटी कब आएगी। आप उस बिजनेस को स्केल कैसे कर सकेंगे उस बिजनेस की। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन में 10 मोबाइल ठीक कर रहे हैं तो 10 ही कर सकेंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा ज़्यादा करने का। उसको 10 से 15 और 15 से 25 कैसे करना है, इसके लिए आपको बिजनेस स्केल करना पड़ेगा। स्केल कैसे किया जा सकता है, वो स्केल उसी सूरत में किया जा सकता है कि जब आपने पहले दिन से मैनेजमेंट ऐसी रखनी है कि आपने अपने साथ लोगों को ट्रेन करना है, आपने लोग हायर करने हैं, लोगों की बेस पे आपने बिजनेस को स्केल करना है। कभी भी कोई भी बिजनेस अकेले स्केल नहीं हो सकता जब तक आप लोगों को साथ अटैच नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ नहीं ऐड करेंगे, उनको ट्रेनिंग्स नहीं देंगे, उनके साथ अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे तो आप कभी भी स्केल नहीं कर पाएंगे। तो जब तक आप उनके साथ ट्रांसपेरेंट नहीं होंगे, वो ट्रेनिंग नहीं कंप्लीट कर पाएंगे, आपकी क्वालिटी ऑफ सर्विस जो है वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अगर आप जब उनके साथ ट्रांसपेरेंट होंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, वो अपनी आपकी जो प्रैक्टिस है, जो भी आपकी चीज़ें हैं उनको सेम एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे, देन वो आपको साथ देंगे और आप जो पुराना यूनिट है वो एम्प्लॉयज़ संभालेंगे, और देन आप अपना नेक्स्ट यूनिट, उससे नेक्स्ट यूनिट, और इस तरह डिफरेंट ब्रांचेस पे और देन फ्रेंचाइजिंग पे आप जा सकेंगे। तो ये जो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने अपने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं और टीम बनानी है डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस। कोई फिक्स नंबर नहीं है कि आपने 10 रखने हैं, 5 रखने हैं या 1 रखना है। अगर आपका बिजनेस जिस लेवल का है, जिस लेवल की आपकी इन्वेस्टमेंट है, जो एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ आपके बिजनेस अफोर्ड कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए आपने हायर करने हैं। अभी जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मार्केट में चल रहा है ऑनलाइन ई कॉमर्स का, वो भी एक हद तक ठीक है, लेकिन हर कोई ई कॉमर्स के लिए नहीं बना हुआ। ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में आप सबको रखना होगा कि हर बंदा ई कॉमर्स के लिए नहीं बना हुआ। हर बंदे का बस का काम नहीं है कि वो ऑनलाइन बिजनेस चला सके। ऑनलाइन बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उसमें ये सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, आप इन्वेंट्री ले आए हैं और आप ई कॉमर्स चला रहे हैं, किसी भी टाइम ऑर्डर मैनेज कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं। लेकिन हर बंदे के लिए हर चीज़ नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक के लिए तो ई कॉमर्स बहुत अच्छा है, उसके लिए हो सकता है रिटेल बिजनेस उसके बस की बात ही नहीं है, वो उसने कभी टिक के एक जगह पे काम किया नहीं। रिटेल बिजनेस में आपको एक जगह पे बैठ के काम करना पड़ता है, तो वो उसके बस की बात ही नहीं। लेकिन आपके लिए हो सकता है रिटेल बिजनेस ही बनाओ। तो लिहाजा आप सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करें कि आप क्या कर सकते हैं। किसी के प्रेशर में आके या किसी मार्केट में किसी को देख के कभी भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा पहले अपने आप को एनालाइज करें कि आप ये काम कर सकते हैं, फिर उस बिजनेस की डेप्थ में जाएं, उसको डिग इन करें, देन उसकी डिटेल में जाएं, उस पर ये जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए हैं, बारी बारी इन पॉइंट्स पे काम करें। देन इंशाल्लाह आप अपने बिजनेस को स्केल भी करा सकेंगे, ग्रो भी हो सकेगा और एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकेगा। लेकिन अगर आपने इन पॉइंट्स को फॉलो ना किया और आपने बस वही सोचा कि कोयटा पे बैठे चाय पीने दोस्तों के साथ, और आपने सोचा कि कोयटा वाला तो बहुत चाय बेच लेता है और मैं भी कोयटा खोल लेता हूँ, और आपने खोला इस्लामाबाद रावलपिंडी में, जिस स्पीड से कोयटा रेस्टोरेंट खोलते हैं उसी से कई गुना ज़्यादा स्पीड से कोयटा रेस्टोरेंट डेली बेसिस पे बंद भी होते हैं। या कोई भी रेस्टोरेंट है या कोई भी बिजनेस है, वो पाकिस्तान में एक ट्रेंड है कि कुछ टाइम पहले फार्मेसीज़ का रुझान आया था कि हर बंदा फार्मेसी खोल रहा था। इस वक्त सबसे ज़्यादा हमारे प्लेटफॉर्म पे फार्मेसी के बिजनेस जो हैं वो फॉर सेल अवेलेबल है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि आपके लिए कौन सा चीज़ सूटेबल है। आपने मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी एबिलिटीज़, अपनी स्किल्स को भी फॉलो करना चाहिए। हम आगे नेक्स्ट एक पूरी सीरीज़ लेकर आ रहे हैं
जिसमें हम ईच एंड एवरी बिजनेस का बारी बारी हर वीडियो में बताएंगे कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, कितनी इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट हो सकता है, उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर है, उसकी मार्केटिंग कैसे हो सकती है। हम ईच एंड एवरी बिजनेस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाएंगे।